हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारे चैनल ओबरा एजुकेशन में स्वागत है। तो हमने इकोनॉमिक्स में पहले 2 लेक्चर पढ़ रखा है और आज ये इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है। तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स 10th क्लास के लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चल रहा है, ठीक है। 10th में पहला जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं उसके परिणाम, यानी पहला चैप्टर में क्या है, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। पीछे तो आप लोगों ने पढ़ लिया अर्थव्यवस्था होते क्या है आखिरकार। फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ से रिवीजन करते चलेंगे क्या क्या पढ़े थे पिछले वाले कक्षा में। तो देखिए, यहाँ पढ़े थे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना होती है 3 तरह की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसको कृषि वाला क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र नहीं, उसको उद्योग वाला क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र जो होते हैं उसको टर्शरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, वन आते हैं, मछली पालन आते हैं। जबकि द्वितीयक सेक्टर में उद्योग आते हैं, निर्माण आते हैं, गैस एवं बिजली आते हैं। तो यानी कि देखिए, इसमें भी द्वितीयक सेक्टर में भी उद्योग जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो उद्योग कहने का मतलब होता है यानी कि कल कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्री। तो उद्योग कैसे लगाया जाता है, तो उद्योग जो होते हैं 4 भागों में बांटा गया है उद्योग को। देखिए, पहला जो होता है एक कुटीर उद्योग होता है, दूसरा होता है लघु उद्योग होता है, तीसरा होता है मध्यम उद्योग होता है, और चौथा होता है बड़े उद्योग। यानी कुटीर उद्योग कहने का मतलब होता है जिसे हम हाथ से चला सकते हैं, यानी कि सिलाई सेंटर, फिर बेना बनाने का फैक्ट्री, कॉपी बनाने का फैक्ट्री, छोटा छोटा रबड़ बनाने का फैक्ट्री हो गया कुटीर उद्योग। फिर उससे थोड़ा सा बढ़ा जाएंगे तो लघु उद्योग हो जाएगा, फिर उसके फिर बढ़ा जाएंगे मध्यम हो जाएगा, फिर उससे भी बढ़ा जाएंगे कल कारखाने फैक्ट्री बड़े बड़े, तो हो जाएंगे बड़े वाला, यानी कि बड़े वाले उद्योग, ठीक। उसके बाद फिर पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कहने का मतलब हुआ बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार। अगर ये सेवा क्षेत्र नहीं रहेंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक काम कर सकता है, तो काम तो जो है, अगर सेवा क्षेत्र हमारे संसाधन में न रहेंगे, यानी इस धरती पे नहीं रहेंगे, तो ये कुछ नहीं हो सकता है। प्रथम से प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर नहीं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए टर्शरी सेक्टर को होना जरूरी है, यानी कि सेवा क्षेत्र को हमारे लिए होना जरूरी है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र उसे बोला जाता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप लोगों को बताया कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग वाला क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को टर्शरी क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें होता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। फिर इसके आगे सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र, तो इसमें आते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तभी बताएं कि सेकेंडरी सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, यानी उद्योग वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें क्या क्या आते हैं, खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं, यानी जैसे गैस और बिजली का कनेक्शन, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र पढ़ लिए, सेकेंडरी सेक्टर भी पढ़ लिए, अब टर्शरी सेक्टर में पढ़ेंगे। टर्शरी सेक्टर जो है अगला पैराग्राफ में है, तो इसमें पढ़ेंगे कि टर्शरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी इसमें लोग सेवा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सेवा क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ, जो शिक्षक जो है यानी हम लोग जो आते हैं, या डॉक्टर जो आते हैं, इंजीनियर आते हैं, ये सब क्या आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। जब तक ये लोग सेवा नहीं करेंगे तो समाज का कल्याण और उत्थान नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए बैंक वाला भी होता है जो लोग,
वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। अब परिवहन वाला भी, अगर मालगाड़ी अगर एक जगह से दूसरे जगह ना जाए, देखिए प्राथमिक क्षेत्र से जैसे मतलब कृषि से क्या किया जाएगा, फसल को उगाया जाएगा, उगाए जाने के बाद फिर क्या किया जाएगा, उसको उद्योग धंधा में यानी बड़े बड़े फैक्ट्री में ले जा करके उसे प्यूरीफाई किया जाएगा, बनाया जाएगा कुछ सामान, उसके बाद परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। अगर टर्सरी सेक्टर अगर न रहे, अगर यानी परिवहन न रहे, संचार व्यापार न रहे, तो क्या हो जाएगा, प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। इसलिए टर्सरी सेक्टर को रहना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें देखिए टर्सरी सेक्टर में क्या है कि टर्सरी सेक्टर में आते हैं बैंक आते हैं, बीमा आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार एवं व्यापार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं पर को सहायता करती है। यानी कि अभी ही बताया कि जब तक प्राथमिक सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर न रहे तो टर्सरी सेक्टर का होना जरूरी नहीं होता है, यह खत्म हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र यानी कि कृषि और उद्योग न रहे तो तीसरा क्षेत्र रह के क्या करेगा, परिवहन क्षेत्र रह के क्या करेगा, सेवा क्षेत्र रह के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें यह बताया जाता है कि ये जो है, एक कहावत होता है, एक म्यान के दो रंग। एक म्यान वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि म्यान के दो रंग। तो एक जो म्यान था, तो म्यान में दो रंग, मतलब एक जो तलवार था एक तरफ से लाल किया हुआ था, मतलब दो कलर किया हुआ था, कलर तो नहीं पता शायद अभी प्रॉपर, लेकिन दोनों तरफ से किया गया था। तो राजा जो दोनों थे लड़ रहे थे, तो एक तरफ दिख रहा था कि अलग कलर दिख रहा है, दूसरी तरफ अलग कलर दिख रहा था। उसी प्रकार ये होता है कि प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र पर पूरक हैं। यानी जब तक प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र न रहेगा तो तृतीय क्षेत्र काम नहीं करेगा। अगर मान लिया जाए फिर ये हुआ, इसके बाद अगर प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जो है रहेगा, अगर तृतीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब चौपट हो जाएगा, यानी सब चीज़ खराब हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखिए, अब इसके बाद होते हैं राष्ट्रीय आय के, ये तीनों क्षेत्र का मुख्य योगदान होता है। यानी राष्ट्र की आय में, यानी राष्ट्र के पुनरुत्थान में क्या होता है, तीनों क्षेत्र है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो पढ़ लिया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़ लिए। इसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, जिसमें पूंजीपतियों का उपयोग किया जाता है, पूंजीपति जो होते हैं वो उसका स्वयं मालिक होते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है सरकार जो होते हैं मालिक होते हैं। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में होते हैं कि समाज और सरकार दोनों मालिक होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर दूसरा पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर तीसरा पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे बोला जाता है कि जिसमें वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। अभी ये बताएं कि इसमें पूंजीवादी कहने का अर्थ ये होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं इसका मालिक स्वयं होते हैं, यानी निजी कार्य के लिए करते हैं, निजी अपना फायदा के लिए करते हैं। जैसे में देखिए अमेरिका की कंपनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो तीनों हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, पिछले साल पूछा था कि अमेरिका जो है कौन सा देश है, कौन सा अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो देखिए इसमें बताया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है वो जो है अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें ये बताया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होते हैं जिसमें निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ठीक है, इसके बाद आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी कहने का ही तात्पर्य हो रहा है कि समाज कल्याण और समाज उत्थान के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे देखिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होती है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो अभी ही बताएं कि देखिए सामाजिक कहने का मतलब हुआ कि समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए किया जा रहा है। तो इसमें उसी सामाजिक अर्थव्यवस्था वाला देश कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन
पूछे थे पिछले ईयर्स में, तो इसलिए बताया जाता है कि आप लोगों को इसको जहाँ जहाँ रेड से किया हुआ है, जहाँ जहाँ रेड से लिखे हैं, जहाँ जहाँ हम बताएंगे वहाँ आप लिखते जाइएगा, नोट्स करते जाइएगा। ये नहीं तो कि कथा सुनते जाइएगा और सुनने के बाद चले जाइएगा। तो ध्यान से सुनिए और लिखते भी चलिए। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन कौन सा है? चीन है, क्यूबा है। ये जो दोनों हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। फिर इसके बाद आगे देखिए कि विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। यानी कि कहने का मतलब है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण जो जब हमारे पिछले वर्ष में आए हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद आगे देखिए, अब देखिए उपनिवेश क्या है। उपनिवेश, इसमें ये बताया जाता है कि भारत जो करीब है 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक का एक उपनिवेश था। यानी उपनिवेश कहने का अर्थ यह हुआ कि जब कोई भी देश किसी बड़े देश यानी समृद्धशाली देश यानी समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक और देश का होता है, तो ऐसे शासक देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि कहने का ये अर्थ हुआ कि उपनिवेश उसे बोला जाता है जिसमें बड़े बड़े राष्ट्र जो होते हैं, समृद्धशाली राष्ट्र होते हैं, समृद्धशाली देश होते हैं, तो उनका शासन केवल चलता है। यानी इसमें बताया जाता था कि भारत जो है, भारत तो अंग्रेज़ों का पहले उपनिवेश था। यानी कि अंग्रेज जो थे वो बोलते थे कि जो हम कहेंगे वो आप लोगों को करना है। यानी कि 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक का भारत में एक उपनिवेश रहा। ठीक है, तो उपनिवेश के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि उपनिवेश उसे बोला जाता है जिसमें बड़े देश समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है। उसमें समस्त आर्थिक व्यावसायिक यानी कि संपत्ति एवं धन यानी बड़े बड़े उद्योग ये सबको नष्ट कर दिया उन लोगों ने और कहा कि जब हम जो कहेंगे वो करना है आप लोगों को, तो वही उपनिवेश बोला जाता है। फिर इसके बाद देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, अब तीसरा बचा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? हमारा भारत है। तो देखिए, ये पढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे बोला जाता है जिसमें पूंजीवादी तथा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। यानी जिसमें कहा जाता है कि बड़े बड़े उद्योगपति भी और सरकार भी दोनों का कार्य सुचारू रूप से होता है। यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि मालिक और नौकर दोनों हैं, अपने अच्छे तरह से कार्य करेंगे, कार्य करके एक नया नियम बनाएंगे, वो नियम जो पारित होगा उसको मिश्रित बोला जाएगा। यानी कि आगे देखिए क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। यानी कि निजी व्यक्ति यानी कि पूंजीवादी देश वाला व्यक्ति, यानी कि अमेरिका के पास मान लो देखा जाए तो अमेरिका और चीन वाला देश है, दोनों मिल करके एक नया सामान बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला हो जाएगा। तो लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, करेंगे अमेरिका वाला बोलेगा कि हम पूंजीपति वाला रहेंगे तो पूंजीवादी देश वाला हो जाएगा। फिर चीन वाला बोलेगा कि हम समाजवादी वाला रहेंगे कि हम केवल सरकार हमारा जो कहेगा वही करेंगे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है कि भारत जो है वो क्या कहता है कि हम पूंजीवादी और समाजवादी दोनों रहेंगे। यानी कि इसमें सरकार और निजी व्यक्ति का दोनों का योगदान अहम भूमिका रहेगा। फिर इसके बाद आगे देखिए यही क्वेश्चन पूछा था पिछले यूनिट में कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। यानी कि यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं साम्यवादी बीच के रास्ता होते हैं। वही बताएं कि दोनों रास्ता क्या होते हैं? समाजवादी और पूंजीवादी के रास्ता होते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था का विकास एक लंबा इतिहास है। यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। यानी कि इकोनॉमिक्स का विकास कैसे होता है? मान लीजिए एक पौधा उगाना है, एक पौधा उगाना है तो क्या करेंगे? पहले बीज लेंगे, फिर फल लेंगे, फिर डाली लेंगे, बीज लेंगे, पानी डालेंगे, खेत रखेंगे, मिट्टी रखेंगे, ऐसे करते करते उसको देख रेख करेंगे, मौसम परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा,
तब जा कर के पेड़ बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में जो होता है धीरे धीरे काम होता है, उसमें जिस तरह एक पौधे का क्रमतः विकास एवं परिपक्वता की स्थिति फल और डाली का होता है, उसी प्रकार मानव हित में ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था का एक आदिम काल है जब अब तक विकास हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। फिर इसके आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश, यहाँ पढ़ते हैं फिर से, अर्थव्यवस्था का विकास ये तो लंबे समय के लिए है। यानी अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधा क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में फल डाली का उपयोग हो जाता है, ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। फिर इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। फिर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों का विवेचना करेंगे जो कि पारस्परिक सहयोगी हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास कैसे कैसे किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था का विकास आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास दोनों हिसाब से किया जा सकता है। चलिए अगला वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो आप लोगों को ये जो PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। यानी कि हमारे यूट्यूब में जाइए और अबाउट में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक मिला रहेगा, उसमें जाइएगा तो क्लिक कीजिएगा तो ज्वाइन होगा। ज्वाइन होने के बाद उसमें आप लोगों को ये जो PDF है वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।